और एक आपकी कहानी है और वो भी अपने आप में कई सवाल आपके जहन में भी रहे होंगे जब आपको ऐसा फील हुआ होगा, लेकिन जब आप इससे बाहर निकले, आपने हाल ही में 2023 में मिस ट्रांस क्वीन का खिताब जीता, ये सब कैसे हुआ? खैर, सब कुछ के लिए बहुत मेहनत चाहिए होता है। सपना देखना अलग बात होती है और उस सपने की तरफ काम करते रहना वो अलग बात होती है। ऑफ कोर्स हमने मेहनत किए हैं और रीना मैम ने हमें एक बहुत अच्छी सी प्लेटफॉर्म दिए हैं जहाँ पे हम अपना टैलेंट को शोकेस कर पाएँ। कैसे सब ये हुआ? आपने कब सोचा कि आपको मॉडलिंग करती हैं आप? आपने कब सोचा कि आपको मॉडल बनना है और इसी फील्ड में आगे जाना है, और अब आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं। तो मैं पढ़ाई में सच में बहुत अच्छी थी, बट मुझे एक टाइम के बाद पता चल गया था कि अगर मुझे ट्रांजिशन करना है, मेरी पसंद की ज़िंदगी जीना है, तो शायद मेरे लिए वो रास्ता सही नहीं रहेगा। और उस टाइम मुझे पता चला कि ब्यूटी इंडस्ट्री इज़ द बेस्ट वे टू एम्ब्रेस माई सेल्फ। देखिए ये A baby was born, but the child to be a boy or a girl, they didn't even ask or even want to know. Honestly, I didn't change myself. I just stopped being the way people think I should be. Hi, I'm Arshi Ghosh. I'm 25 years old. I'm a makeup and hair artist and a model. I've been working in fashion industry since 5 years. I'm from West Bengal, the sweetest part of India. I grew up in a very small village where life means fulfilling the basic needs. And for me, the basic need was to correct my body. So I decided to take charge of my own life and came to Mumbai, the city of dreams, to challenge the gender norms and to become who I am. Being a very bright student, I pursued masters in geography and applied geography. But I had to leave everything to continue my wishful journey so that I don't let the destiny choose me. I choose her. Dancing brings joy to my soul and music sets my soul free. I love to paint my emotions out and I find peace by spending time with nature. Reading gives me motivation and working out gives me strength both physically and mentally. I love to explore myself every day and learn from every small things. It's the choices which were born of circumstances has made me who I am today. The confident woman who is determined to use her voice and influence the world to make it a better place. I believe in humanity. I believe in spirituality. And I believe that if you look at the mirror and love who you are, then the body will morph into however you want it. It has to. I'm truly honored to share my story and represent myself in Miss Trans Queen India. Thank you so much. Namaste. नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं समकालीन दस्तक, खबरें वही सोच रही। तो चलिए हम मिलते हैं आज के मेहमान से। तो आरसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत हमारे। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना पात्र परिचय दें ताकि वो जान सके कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। तो इसके लिए नमस्कार, मेरा नाम है अर्शी घोष। मैं मिस इंटरनेशनल क्वीन इंडिया 2024 हूँ। मैं एक एक्टर और मॉडल हूँ। मैं वैसे तो मुंबई में रहती हूँ, बट मेरा होम टाउन जो है वो नॉर्थ बंगाल से है और उसी के थ्रू मैं सादरी मूवीज़ के साथ कनेक्टेड हूँ।
तो ये तो हुआ पात्र परिचय, और हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप मुंबई जाने से पहले गांव में रहे, गांव में का माहौल जो होता है, इतना मतलब खुला माइंड नहीं होता लोगों के पास कि वो फिल्मों में जा सके, मॉडलिंग कर सके। लेकिन आप गांव से निकल के आज दिल्ली का सफर तय कर रहे हैं। तो मेरा यही सवाल रहेगा कि आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है। सो मैं वैसे तो गांव से ही पढ़ाई किया सबसे पहले। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है ना, हम जब इतने छोटे जगह से एक बहुत बड़े सपने देखते हैं, हम ऐसे छलांग नहीं लगा सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप देखना होता है। तो मैंने भी वैसे ही कुछ प्लान किया था। तो पहले छोटे गांव में जो स्कूल है वहाँ पे स्कूलिंग किया। उसके बाद मैं टाउन में आई कॉलेज के लिए। उसके बाद मैं सिलीगुड़ी में गई, मैं यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। एंड देन फिर वहाँ से मुझे लगा कि अब और आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। और मेरे पास ऑप्शन तो था कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, बट मुझे लगा कि अगर जाना है तो मुंबई ही जाना है, बेस्ट जगह पे ही जाना है। क्योंकि स्ट्रगल तो हर जगह जाके करना है, और स्ट्रगल ही करना है तो क्यों ना बेस्ट जगह पे जाके करना है। तो फिर वहाँ से मैं मुंबई जाने की तय किया। और फिर हाँ वही सफ़र शुरू हुआ था मेकअप आर्टिस्ट्री से। अभी ऑलमोस्ट 8 साल हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। मैंने मेकअप आर्टिस्ट्री से चालू किया। फिर मैं वहाँ से मॉडलिंग करना चालू किया, मॉडल्स। उसके बाद जब मैं मूवीज में एज अ मॉडल, बहुत से सीक्वेंस होता है ना, जब आपके मूवीज में भी आपके मॉडल्स या रैम्प शो का सीक्वेंस होता है, तो उसके लिए जाती। फिर मुझे लगा यार एक्टिंग, जब अंदर से वो नेचुरल एक्टिंग जाग जाती है ना, फिर आपको लगता है यार कुछ तो करना चाहिए। उसके बाद मेरा मिस ट्रांसपेरेंट इंडिया 2023 जब हुआ, मुझे एक मूवी का ऑफर आया। दिवाकर दिवाकर बैनर्जी ही एक्चुअली कॉल मी। तो उनने मुझे मतलब पहले तो एक ऑडिशन आपको घर पे बना के भेजना होता है। उसके बाद आपको डायरेक्टली डायरेक्टर के सामने जाके वो ऑडिशन देना पड़ता है। तो वहाँ पे उनने मेरा एक्टिंग देख के जब वाह किया और तालियां बजाई ना, फिर मेरे को लगा यार आती तो है मुझे, और बहुत ऐसे अंदर से आती है, एक पैशनेट चीजें आती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको खुद को नहीं पता चलता है कि आपके अंदर टैलेंट है। जब आप एक बार करते हो तब जाके लगता है यार एक नया चीज हमने डिस्कवर किया है, अपने अंदर ये भी तो है। फिर मेरे को लगा इसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और फिर मैंने और ऑडिशंस दिए। मैंने 2-3 मूवीज में छोटा मोटा काम कर लिया, और आगे सपना है कि कहीं पे लीड में काम करूँ। वो तो माशाल्लाह वो पूरा होगा, भगवान करे आपको जल्दी लीड में हम लोग देख पाए, हमारे ऑडियंस देख पाए। और जैसे कि आपने कहा कि कैसे शुरुआत हुई आपकी, आपने अपना शुरू से लेके अंत तक भी बता दी। काफ़ी आपका सपना है कि आने वाले वक्त में मुझे और अच्छा ऑफर आए, काम करूँ। और ये हर अभिनेता का एक सपना होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग मुंबई से आते हैं, मुंबई का शहर कहा जाए या कहा जाए कि एक ऐसा शहर तो हर इंसान को उजाला लगता है, लेकिन यहाँ की दुनिया बहुत ही मतलब अंधकारमय है कहा जाए। और जो इसमें संघर्ष करता है वो अचीवमेंट पा लेता है, और जो नहीं करते हैं या कहा जाए जो करते हैं वो हमेशा पीछे भी रह जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे बस इतना है कि एक गांव से निकलकर मुंबई की दुनिया में, चकाचौंध की दुनिया में आना, मतलब कैसे ये हो पाता है? मतलब कैसे आपको लगा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए? तो ऐसे क्या ऊर्जा था जो आपको प्रेरित करता है? या आप जैसे होता है ना, हम लोग के माइंड में आता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और जो छोटे घर के लोग रहते हैं या जो छोटे परिवार के बच्चे रहते हैं जिसकी फैमिली इनकम बहुत कम होती है या मिडिल क्लास, उनके सपने इतने बड़े नहीं होते कि वो स्टार बनने के लिए मुंबई आए। लेकिन आपका एक बहुत बड़ा सपना है कि आप सितारा बनने के लिए आए हैं, मुंबई आए। तो ऐसा क्या चीज़ है जो आपको पॉजिटिव करती है या कहा जाए ऐसा प्रेरणा का स्रोत? इसमें ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो मैंने अब सुनती हूँ जब, तब मुझे लगता है कि हाँ इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। कहते हैं ना कि सपनों का कोई दायरा नहीं होना चाहिए। जब आप सपने देखते हो, आप अगर आज एक छोटा सा मिट्टी के घर में हो, आपका जो सपना है, जरूरी नहीं है कि आपका सपना भी उसी दायरे में रहे। तो मेरा सपना वहीं से चालू हुआ था। मैं जब बचपन में मैं
मतलब टिपिकल गांव में रहती थी, जहाँ पे मैं गाय भैंसों के बीच में रहती थी, जंगलों के बीच में रहती थी। पर मेरा जो सपना था वो शायद वहां तक लिमिटेड नहीं था, वो उसके उस दायरे के बाहर था, और उसका कोई लिमिटेशन नहीं था। मैं अभी भी जब लुक बैक करती हूँ, मैं जब सोचती हूँ, मुझे लगता है यार ऐसे कैसे, मतलब मैंने कैसे सपना नहीं किया। बट आई थिंक वो एक जुनून होती है, यू नो। हम जब वहां तक पहुंच जाते हैं, जब लुक बैक करते हैं, तब जाके पता चलता है हाँ यार, रास्ता तो बहुत ही लंबा था। तो वहां पे मैं जब बचपन में, यू नो, मेरी बहन थी एक, मेरी एक कजिन थी, जो कहीं से एक मैगजीन उठा के लाई थी, जिसमें सुष्मिता सेन और इसका एक आर्टिकल था, ऐश्वर्या राय की एक, उनका एक आर्टिकल था। वो जब मैंने पढ़ा और उनका जब फोटोज वगैरह देखा, मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगा यार मुझे इनके जैसे बनना है, क्यों नहीं बन सकती, मुझे ब्यूटी क्यों नहीं बनना है। फिर वहां से शुरू होती है मेरी जर्नी। उसके बाद शायद वो सपना कहीं ना कहीं अंदर दब गया था मेरे दिमाग के। मैं पढ़ाई में घुस गई, मैं पढ़ाई में अच्छी थी, और मेरे को लगा नहीं यार पढ़ाई में कुछ अच्छा। ऑफ कोर्स सोसाइटी और मम्मी पापा सब लोग आपके दिमाग में वही घुसाएंगे कि आपको अगर जिंदगी में खुश रहना है या कुछ अच्छा करना है, या तो बोलो सक्सेस का मीनिंग एक गांव में यही होता है कि तुम अच्छी पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी नौकरी ढूंढ लिया, मतलब यू आर सक्सेस। बट मेरा जो डेफिनेशन है सक्सेस का, वो थोड़ा डिफरेंट था। मेरे लिए ऐसा था कि मुझे अपने जैसे जीना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। तो ये था मेरे दिमाग में। कहीं कहीं ना कहीं वो ट्रैक में जो यू नो बचपन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के ट्रैक में वो सपना गायब हो गया था। पर जब मैं सिलीगुड़ी में थी, जब मैं हॉस्टल में थी, अपने आप को एक्सप्लोर कर, तब मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं, अब तो मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जीना। फिर वहां से मैंने तय किया, और उसके बाद एग्जाम खत्म होने के बाद ही मैं चली गई मुंबई। अब मुंबई जाने के बाद मेरे लिए लिटरली ऐसा था, आप सोचो एक गांव की लड़की, लाइक एकदम छोटी सी बच्ची। तो ऐसा था मेरे लिए, ना मेरे को वो फॉरेन जैसा था, ना मेरे को भाषा आती है, वहाँ का खाना पीना सब कुछ अलग। लिटरली मेरे को लगा मैं कोई फॉरेन कंट्री में हूँ। मेरे को इंग्लिश मैं पढ़ाई में पढ़ती थी, बट मेरे को बोलना नहीं आता था। मेरे को हिंदी नहीं आती थी बिल्कुल भी, मैंने सीखा है ये सब वहां जाके। तो ऐसा लगता था यार पता नहीं कौन से अजीब से दुनिया में आए हैं। और थ्रू आउट द जर्नी मैं अब बॉम्बे में गई हूँ 2018 में, और आज तक मैंने, मेरे रूममेट्स जो चेंज हुए ना, मैंने देखा है अपने आँखों के सामने लोगों को दूर दूर से आते हुए, स्ट्रगल करके वापस जाते हुए। और मेरे को हर बार यही लगता था कि यार मुझे वो नहीं बनना है, मैं आऊंगी हार के चले जाऊंगी, नहीं। मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैंने ये सोच लिया था, मैंने ठान लिया था कि मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है जाने का। सोचो मेरे को घर जाना ही नहीं है, यहाँ पे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब और कोई रास्ता नहीं। तो ऐसा ही कुछ था। और आई थिंक मुंबई में सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज मुंबई ऑफ कोर्स बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, स्ट्रगल बहुत है, और यू नो अगर आपका कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सामना किया है। बट मेरे को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया है वो है मेकअप आर्टिस्ट। जब मैं मेकअप करती, मेकअप का एक काम था मेरा, जो कॉन्स्टेंटली मेरे को वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए बहुत हेल्प करता। तो उसके थ्रू देन साइड बाय साइड जब मैंने मॉडलिंग एक्टिंग चालू किया, पहले दूर से लगता था कि हाँ यार बहुत बढ़िया सा काम है, बहुत मज़ेदार काम, बहुत फन है। बट जब आप जाते हो करने, तब पता चलता है कि यार मेहनत, मतलब लिटरली एक फार्मर जैसा मेहनत इसमें भी है। इसमें भी आपको रात रात भर जगना है, आपको यू नो खाना ठीक से हुआ नहीं हुआ, 14 घंटा शिफ्ट करना है, देन फिर से नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर से जाना है। एंड देन आपके शरीर में कुछ भी हो, आपके मन में कुछ भी हो, वो कैमरा में दिखना भी नहीं चाहिए। इट्स नॉट अ इजी वर्क। तो मुझे तब जाके लगा कि यार एक्टिंग ये तो सबसे यू नो सबसे डिफिकल्ट टास्क है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोफेशन है। और मेरा एक बचपन से एक वो था कि आ, मुझे चैलेंज लेना बहुत पसंद है, कि यार अच्छा डिफिकल्ट काम ये है ना, तो फिर यही करेंगे। और ऑफ कोर्स मेरा पैशन भी है। तो तभी मैंने तय कर लिया, और उसके बाद बहुत सारे ऑडिशंस दिए, रिजेक्शंस रिजेक्शंस रिजेक्शंस, ये नेचुरल है, बहुत जगह रिजेक्ट हुए। बट जब मैंने यू नो मिस इंडिया को रिप्रेजेंट किया, मिस इंटरनेशनल क्वीन में, तब जाके थोड़ा और
अच्छा हुआ मेरे लिए, रास्ते थोड़ा और आसान होने लगा। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं और आई होप आगे जाके और बढ़िया प्रोजेक्ट आए। जैसे आपने कहा कि 8 सालों से आप मुंबई में थे, तो इस दौरान आपने कितनी मूवी में काम किया और आपका मतलब जो किरदार थे वो कैसे? अच्छा, मूवीज में मैंने बहुत कम मूवीज में काम किया है। एक्टिंग में ऑलमोस्ट 2 साल से चालू किया। इससे पहले मैं मॉडलिंग करती थी। मैंने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के, रिनाउंड ब्रांड्स के लिए रैंप वॉक किया है। मैं एड्स में भी और फोटोशूट, प्रिंट शूट, ये सब करती हूँ। एक्टिंग मैंने बहुत रिसेंटली चालू किया, बट रिसेंटली चालू करने के बाद भी मैंने LSD2 में एक रोल किया था। स्टारडम मूवी, वो मूवी नहीं है एक्चुअली, सीरीज है, आर्यन खान का एक सीरीज है जो आने वाली है, तो उसमें मेरा थोड़ा रोल है। मैंने बॉडी डबल तक भी किया है। धुन की मूवी, धुन की नहीं, क्या नाम है, डंकी। डंकी मूवी में तापसी पन्नू का जो लॉन्गर शॉट्स है जिसमें वो जंगल में दौड़ रही है, उसमें एक्चुअली वो मैं हूँ। वो बैक शॉट्स, लॉन्ग शॉट्स में वो लोग बॉडी डबल यूज करते हैं, तो उसके बॉडी डबल्स भी किया है। क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि यार शुरुआत में, क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ, अगर मैं चूज नहीं कर सकती हूँ कि यार मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं करना, अगर काम सही है, अगर कोई गलत काम नहीं है, अगर मुझे मजा आ रहा है काम करने में, और मुझे वही चीज है कि आप एक छलांग में नहीं पहुंच सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री में घुसना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो मुझे वो माहौल में रहना ही बहुत अच्छा लगता है। सेट पे जाना, मैं शाहरुख के साथ काम किया, सलमान के साथ काम किया, मुझे वो सेट पे रहना ही वो कितना अच्छा लगता है। लाइक यू कैन नॉट बिलीव, मैं ऑफ कोर्स एक्टिंग मेरे अंदर से आती है, मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर से सीखा भी है, बट मुझे लगता है कि आ, सबसे बड़ी सीख जो है वो आपको ऑन सेट ही मिलता है। मैं शाहरुख के साथ स्टार्टअप में एक शॉट में थी, जिसमें मैं फीचर कास्ट थी। मेरा कोई डायलॉग नहीं था, मेरा बस रिएक्शन लिया जा रहा था। ठीक है, शाहरुख डायलॉग डायलॉग बोल रहे हैं एंड देन मैं उनके सामने हूँ और मैं बस हंस रही हूँ और ऐसे रिएक्शन। और आर्यन खान, ये उनका डेब्यू है एज अ डायरेक्टर। तो उनका ना एक टेक्निक है, मुझे जो समझा, उनके साथ मैंने बहुत टाइम तक काम किया, तो मेरे को समझा कि उनका ये टेक्निक है। उनने लंदन से वो फिल्म मेकिंग का कोर्स करके आए, तो उनका वो टेक्निक है कि वो एक तो ऑफ कोर्स वो हर एक डायलॉग का अलग अलग एंगल से नहीं, बट अलग अलग एंगल से भी वो एक चीज का 20 टेक लेंगे, और उस 20 टेक में सोचो 5 एक इमोशन में, 5 दूसरे इमोशन में, ऐसे। बट मैंने देखा एक शॉट था जिसमें शाहरुख था, उनका एक मोनोलॉग, एक लंबा सा मोनोलॉग, ऑलमोस्ट अराउंड 15 सेकेंड्स, 1 मिनट का एक मोनोलॉग था। उसके साथ में एक सपोर्टिंग एक्टर था जो हीरो है फिल्म का, दोनों का था। मैंने देखा उनने 20 टेक्स दिया शाहरुख सर ने। पहले तो टेक चालू होने से पहले वो ऐसे से पढ़ा, मतलब लिटरली जो नए एक्टर्स होते हैं ना, जो हम जैसे करते हैं ना, वो वैसे बिहेव कर रहे थे। और फिर जाके जब उनका शॉट चालू हुआ ना, दूसरा वाला बंदा, उनका सिर्फ एक एक लाइन है, छोटा सा लाइन, वो एक लाइन भी हर टेक में डिफरेंट हो रहा था। उनका मैंने देखा थ्रू आउट 20 टेक्स में वॉट वॉट इट सेम। डायरेक्टर बोल रहे थे, ऑफ कोर्स उनका बेटा है, पापा आपको ना यहाँ पे थोड़ा गुस्सा दिखाना है, यहाँ पे थोड़ा ऐसे करना, बाकी सब सेम, वहां पे ऐसा, वहां पे शॉर्ट। यार इसीलिए तो वो किंग खान है। और मतलब वहां से जो सीख मिलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे अलग अलग एक्टर्स उनके साथ काम करना, मेरा कुछ भी रोल हो एटलीस्ट सेट पे रहना, वहां पे रह के जो आप सीखोगे ना, बड़े बड़े स्कूल में जाके, ये सब इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। एंड मुझे लगता है मैं आज भी मैं तो कुछ भी नहीं हुआ यार, मैं तो अभी भी सीख ही रही हूँ। मॉडलिंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, बट आई बिलीव इन लर्निंग। मेरे को सीखने में ही विश्वास है और मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूं। हारने वाले वाले तो होंगे, ये आपका सोच है। देखो बात ये होती है ना, डिपेंड करता है कि आप हार और जीत को कैसे डिफाइन करते हो। बिकॉज मेरे लिए ना, आपको लगेगा कि मैं आप हार गए हो, सामने वाले देख रहे हैं कि आप हार गए, नहीं वो हार नहीं है, सीखना होता है। Exactly. मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई थी। पहले मैं मिस ट्रांसमिन इंडिया थी, फिर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई थी मिस इंटरनेशनल में। वहां पे जाने के बाद मेरे को पता चला कि इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है जो
वर्ल्ड इक्वालिटी, दिस दैट, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, बट फिर भी आफ्टर ऑल इट्स अ ब्यूटी पैजेंट, और ब्यूटी पैजेंट मीन्स बिजनेस। वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होगा, वहाँ पे मार्केट वैल्यू देखा जाएगा, कौन सी कंट्री का मार्केट वैल्यू क्या है, किसने हमारा फ्रेंचाइजी खरीदी है, कौन खरीदने वाले हैं। हमारे देश को उस ब्रांड का फ्रेंचाइजी नहीं है, और उनको पता है कि इंडिया का भी खरीदने वाले भी नहीं है। तो क्लियरली मेरा परफॉर्मेंस इतना उठ के आ रहा था, फिर भी आई वॉज नॉट इन टॉप 12। ठीक है, मुझे समझ में आ गया था कि हाँ, ये यहाँ पे ऐसा पॉलिटिक्स चल रहा है, और पॉलिटिक्स के आगे हम कुछ नहीं, हम बस एक पुतले की तरह हमसे खिलवाया जा रहा है। मैं समझ गई, बट फिर भी जब मैं सोशल मीडिया खोल के देखी, एवरी पैजेंट पेजेस मेरे बारे में पोस्ट कर रहे हैं। आपने शायद ही आपने वो क्राउन नहीं जीता, पर आपने हमारा दिल जीता है। और ये जो चीज़ है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे को तो यही चाहिए था, क्राउन लो या ना लो, चाहिए तो मुझे यही था, और मुझे मिल गया। तो वही बात है, शायद लोगों को लग रहा है तुम हार गए, मेरे लिए मुझे, बिकॉज वो पैजेंट के बाद जो विनर बनी थी ना, विनर के बारे में लोग बात नहीं कर रहे थे, मेरे बारे में बात। और ये जो एक फीलिंग है ना कि ऑडियंस मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज ये मुझे नहीं पता बड़े शहरों के लोगों के क्या मत रहता है, बट हम जैसे गांव से आने वाले लोग हैं ना, ये बहुत महत्व रखता है कि लोगों का प्यार, लोगों का सम्मान, ये बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि आपने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया, आपने कहा कि 2 साल से मैं फिल्म को जी रही हूँ, और कहा जाए कि सेट में सच में जो एक्चुअल एक्टर होते हैं, या जिनको सच में एक्टर बनना होता है, अभिनय की दुनिया में जिसका बहुत ज़्यादा रुझान होता है, वो हमेशा सेट में ही ज़्यादा अपने आप को देखना पसंद करते हैं। तो आप ये 2 सालों में जो सीखे, एक नए जो कलाकार हैं, या जो सीखना चाहते हैं, वो क्या? वही पहली बात तो हार नहीं मानना है, और आपको कोई भी काम को छोटा या बड़ा नहीं देखना है। जैसे मैंने बोला, शाहरुख सर के साथ मैंने एज अ फीचर कास्ट काम किया। मैंने और एक सीरीज हमारी है जिसमें मैंने ये अगेन फीचर कास्ट किया, जिसमें नौरा का एक डांस सीक्वेंस था। तो अगेन मैंने वहाँ पे जाके पहली बार मैंने नौरा से मिली, और फिर उनका जो डांस सीक्वेंस था उसमें मेरे को कितना कुछ सीखने को मिला कि एक्चुअल में ये टेक्निक्स होता है। देखो, डांस मुझे भी आती है, डांस नौरा को भी आती है, डांस और बहुत लोगों को आते हैं, और सिखा देंगे तो आ जाएगा। बट देन उस चीज़ को आप कैसे एक्सरसाइज कर, बारीकी में क्या है, कुछ टिक्स और ट्रिक्स होता है, टिप्स होता है, वो चीज़ आप सामने से देखोगे तब जाके पता चलता है। तो मेरे को लगता है सबसे पहली बात तो आपको कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, अगर आपको ये देखना चाहिए कि आपको सीख मिल रही है कि नहीं, और आपको इंटरेस्ट है कि नहीं उसमें। अगर आप जाके एंजॉय करो, मैंने देखा है, मैं जब एज अ फीचर कास्ट की हूँ ना, बहुत लड़के लड़कियाँ आएंगे, एक्ट्रेस आएंगे, जो बोलेंगे यार क्या है, क्या काम है, बोर हो रहा है, कुछ उसमें डायलॉग नहीं होता, आपको कुछ करना नहीं होता, बस रिएक्शन देना। लोग बोल रहे हैं, मैं बोर होती नहीं हूँ, मैं तो मजे लेती, बिकॉज आई गो टू लर्न एंड आई गो टू एंजॉय। देखो, जिंदगी का दो ही चीज़ है कि एक तो आपको हर वक्त सीख लेना चाहिए ताकि वो सीख आपको आगे जाके काम आए, और दूसरी बात है जिंदगी में आप कुछ भी करो, इट ऑल सम्स अप टू कि आपकी खुशी, आपके हैप्पीनेस। आप अगर खुश हो, आप कहीं पे भी हो, तो इट डज नॉट मैटर। सबसे पहली बात तो आपको कोई भी काम को छोटा या बड़ा नहीं देखना चाहिए, आपको उसमें से कितना सीख मिल रहा है वो देखना चाहिए। और सेकंड थिंग इज, आपको खुश रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें मेरा वो मन की शांति नहीं है, प्लीज मत करो वो काम। बस करने के लिए या पैसे के लिए वैसा नहीं होना चाहिए आपको, वो मन की शांति। बिकॉज जब आपकी वो अंदर से काम आएगा ना, जो पैशन जब फुलफिल होता है, तब वो काम आपके आउटकम में भी दिखता है कि हाँ, ये मैंने ना पैशनेटली एक्टिंग किया, इसे करने के लिए नहीं किया, या तो सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया। ये दो चीज मैंने देखा। यही चीज लोग जज करते हैं, जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनके अंदर पैशन देखते हैं कि इसमें कितना पैशन है, कितना धैर्य है इस बंदे में। और आपका धैर्य जितना रहेगा उतना आपको काम मिलेगा। वो धैर्य देखो, अगर आप कोई भी चीज के लिए पैशनेट नहीं हो, आप अगर एक मूर्ति बनाने के लिए आपको दिल से आ नहीं रहा है, तो आप कर ही नहीं पाओगे उस चीज को बारीकी से, वो पेशेंस रहेगा ही नहीं। आपको पता है इसमें 5 घंटा लगने वाला है, अगर मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं 1 घंटे में बोल, ये क्या काम है, मेरे को नहीं करना।
धैर्य आएगा ही आपके अगर पैशन रहेगा तो आपको वो इच्छा, वो दिल, इच्छा भी नहीं, इच्छा से भी डीप है पैशन, वो होना चाहिए। जैसे एक बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जीवन भर शिक्षा ग्रहण करते रहो, मतलब कहा गया कि जन्म से मृत्यु तक इंसान शिक्षा ही प्राप्त करता है। तो हमें देखना है कि हम क्या करते हैं। और अभी तो खैर चलेगा हम लोग का इंटरव्यू और भी, और हम अलग मूड में भी एक बार और आपसे मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं कि जैसे आप मुंबई जा रहे थे, या आपका जब फिल्मों में एक होता है ना कि मेरा सपना है कि मुझे मॉडल बनना है, अभिनय की दुनिया में जाना है, तब घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? घर वालों से ज़्यादा मैं पूछना चाहूँगा आपके रिश्तेदार, दोस्त, उनका क्या रिएक्शन था, क्या सपोर्ट? घर वालों पे पापा को समझाना पड़ा, ऑफ कोर्स मैं बहुत टाइम लगा उनको समझाने पे, पर वो समझ गए थोड़ा। अभी वही सब, हर चीज़ का जवाब क्या होता है ना यार गांव में, जब तक, क्योंकि इनको पता नहीं है, इन लोगों का वो बैकग्राउंड नहीं है, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो एक बार में समझ जाए। तो जब तक उनको ना कोई एक रिजल्ट दिखता नहीं है, तब तक उनको समझ में नहीं आता। जब मेरा मिस इंडिया और मिस इंटरनेशनल क्वीन जब हुआ, उसके बाद जाके पापा को पता चला, फिर भी नहीं पता चल रहा था, फिर भी पापा बोल रहे थे यार क्या है क्या किया, मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा। जब तक मेरे लोकल न्यूज़पेपर में नहीं आया और आसपास के लोगों ने आके पापा को नहीं बताया, तब तक उनको वो नहीं हो रहा था कि अच्छा हाँ सच में कुछ किया है मेरी बेटी ने। तो जब तब जाके जब पापा ने लोकल न्यूज़पेपर को, मतलब यहाँ का नॉर्थ बंगाल का जो सबसे फेमस न्यूज़पेपर है उत्तर बंग संबाद आनंदबाजार पत्रिका, यहाँ का जो सबसे फेमस मैगजीन है, उसके कवर पेज में थी मैं। तो तब जाके पापा को लगा हाँ कुछ किया है। उसके बाद अभी जब मैं पापा को बोलती पापा मैं ना ये करूँ, अच्छा बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनते, अच्छा ये होगा, अच्छा ये कहाँ पे आएगा, क्या होगा नहीं होगा, तो अभी वो सब कुछ नॉर्मल है। बट आई थिंक मुझे वही लगता है कि घर वाले और उनको ऐसा नहीं है कि वो मतलब समझना ही नहीं चाहते, वो समझना चाहते हैं, पर आपको वो धैर्य के साथ उनको समझाना पड़ेगा। और मैं बिलीव करती थी कि एक टाइम तक हमें चुप बैठना पड़ेगा, और फिर एक कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद जब हम उनको शो करेंगे ना, तब जाकर उनको समझ में आएगा, वो थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, तब तब कुछ काम बनेगा। ये सबकी जिंदगी में देखा गया कि परिवार वाले तो समझ जाते हैं, जो रिश्तेदार हैं वही है कि जो हमारा खेल बिगाड़ देते हैं। तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? मेरे हुआ है एक्चुअली। सो वैसे मैं वो ज़्यादा रिश्तेदारी में विश्वास नहीं करती, मेरे वैसे बहुत ऐसे लिंक नहीं है। बचपन से मैं थोड़ी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स आप समझ ही सकते हो कि अगर जो जो ज़्यादा बोलते हैं, जिसकी जुबान तीखी है, उसके आसपास थोड़ा कम ही लोग रहते हैं। तो वो जो होते हैं डायरेक्ट बोल देते हैं, हाँ, जो अच्छा लगा एग्जैक्टली विदाउट वो क्या होता है ना, मतलब जैसे होते हैं कि हाथी के दो दांत होते हैं, दिखाने का कुछ है और खाने का और है। तो जो सॉफ्ट पीपल बनने की कोशिश करते हैं या जो सामने नहीं बोलते, एक्चुअली आपके पीठ पीछे वो ज्यादा बोलते बोलते हैं। हैं एग्जैक्टली। तो इसीलिए मेरा रिश्तेदारी से थोड़ा दूर ही रहती थी। बट मेरे जो मामा के घर पे लोग हैं, वो लोगों से थोड़ा वो हो गया था, वो लोग चाहते थे मैं पढ़ाई करके टीचर बनूँ, डॉक्टर बनूँ। खैर एक टाइम के बाद तो डॉक्टर का चांस मैंने गवा दिया था, मुझे भी बनना था, बट फिर मैंने साइंस में थोड़ा बहुत पढ़ाई किया। बट हमारे वहाँ पे ना, मैं जिस गाँव से हूँ वहाँ पे प्राइवेट ट्यूटर वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम था, बहुत दूर आना पड़ता था ना, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने आर्ट्स लेके ही पढ़ाई किया, मैंने अप्लाइड ज्योग्राफी में मास्टर्स किया। उसके बाद मेरे को बनना था कॉलेज प्रोफेसर, पापा भी वही एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरे रिश्तेदार भी वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर जाके जब मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने जब उनको बताया कि हाँ मैं ऐसे मुंबई आ गई, और मैं मुंबई जाने के बाद भी फिर उन्होंने फ़ोन पे बहुत गुस्सा किया, फिर उन्होंने बात करना बंद कर दिया, हम इसलिए अभी भी बात नहीं करते हैं। एक या दो मौसी अभी बात करते हैं, बस बाकी कोई लोग भी बात नहीं करते। आई होप वो समझ जाएंगे, आई होप कि ऐसा बड़ा कुछ आए और दर्शकों मुझे इतना प्यार दे कि मेरी वो फिल्म या जो भी मैं करूँगी वो उन तक पहुँच जाए, फिर वो समझ जाए कि हाँ लोग उन्हें प्यार दे रहे हैं, तब जाके वो समझेंगे। और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे यही लगता है कि दर्शकों का जो प्यार है ना, वो सब कुछ सॉल्व कर सकता है, वो आपके घर के प्रॉब्लम्स को भी बहुत बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी देखते हैं कि यार इतने लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो हम क्यों इसमें से दूर रहे। ये चीज़ होता है, ये काम। से अगर आप डॉक्टर बन जाते तो शायद आज हम लोग मिल नहीं पाते। तो मैं तो चाहूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि आप जहाँ हो सही हो, ताकि आज हमारी मुलाकात हो गई।
और डॉक्टर प्रोफेसर भी रखूँ सर, मैं नहीं नहीं मिल पाता, ठीक है। और रहा जहाँ की एक आरसी घोष और एक डॉक्टर आरसी घोष है ना, तो दोनों में क्या डिफरेंस बात है कि आप क्योंकि देखिए आपने एक जो डिसीजन लिया, लोगों को भी लगना चाहिए कि वो जो डिसीजन आपने लिया वो आज आपको क्या सही लगता है या नहीं। बिल्कुल सही लगता है। मैं एक सच बात बताऊँ, मेरे को ना ये जैसे मैं सीधे मुंह बात करती हूँ, वैसे सीधे मुंह रहती भी नहीं। तो मेरे को ऐसे एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन के रहना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे आप प्रोफेसर हो, आपको एक चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा सोसाइटी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। और उससे भी ज़्यादा जो बहुत बड़ी बात है कि यार आप अपने खुद के पहचान के साथ जियो, खुद अपनी मर्जी से जियो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और जब आपको पता है कि आप कलाकार हो, मैं बचपन से इतना मतलब पूरा टाइम डांस करती थी, जंगल में जाके अकेले डांस करती थी मैं, एक्टिंग करती थी, मैं बहुत बड़ी हीरोइन हूँ, शिकारी से उतर रही हूँ। मेरा वो कजिन्स जो है ना वो खेलते थे, मैं वो लोग कुछ और खेलते, मैं बोले नहीं ये वाला खेल खेलते हैं ना, मैं हीरोइन हूँ, मैं आ रही हूँ, तुम लोग ऐसे हाय बोलो, फोटो वोटो खींचने के लिए बोलो, ऐसे ऐसे। तो ये एक अंदर से वो चीज़ थी। और जब अगर वो मैंने नहीं कर पाया, फिर मेरे को एक टाइम पे लगा यार जिंदगी तो एक ही है, मैं डॉक्टर बनूँ, ये बनूँ, वो बनूँ, कितना भी कुछ कर लिया, बट अगर मैं अपने तरीके से नहीं जी पा रही हूँ, अपना जो पैशन है उसको फुलफिल नहीं कर खुश नहीं रह पा रहा। हाँ, तो क्या मैं लिटरली एक ये बहुत बड़ी बात है, बट मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं कुछ भी करूँ जिंदगी में, बट एक बार इस सोच से सोचना चाहिए कि सोचो आज आज मेरा लास्ट डे है, तो मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, मेरा मरने का वक्त है। तब जब अगर मैं अपने आप को क्वेश्चन की कि क्या तूने जिंदगी जी ली, उसका आंसर अगर नहीं हुआ या कोई रिग्रेट रहा, फिर वो चूज नहीं करना चाहिए। मैं ना हर वक्त इसको ऐसे सोचती हूँ, अगर कोई एक्शन भी ले रही हूँ ना, मैं किसी इंसान के लिए सोचो, होता है ऐसे लाइफ में, होता है कि आपका कोई दोस्त है जिसके साथ कुछ हो गया, और आपको अभी ऐसा लगता है कि यार अभी कुछ कोई डिसीजन लेना चाहिए, चाहे वो ब्रेकअप हो या चाहे वो कोई दोस्ती में कुछ बड़ा डिसीजन। मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि अगर ये आज मेरी ज़िंदगी का लास्ट डिसीजन है और मैंने ये डिसीजन ले लिया, तो क्या क्या मैं रिग्रेट करूँगी आगे जाके? क्योंकि हो सकता है कल मैं नहीं रहूँ और फिर ऐसा हो सकता है यार वो रिग्रेट मैंने तो वो गलत डिसीजन लिया। वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो सही में वो चीज़ डिज़र्व करते हैं, तो उनको वो मिलना चाहिए। सेम वे में कि मैं अगर वो मुझे लगता है कि मैं अब ये डिज़र्व करती हूँ आज जहाँ पे मैं हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ, मैं तो अपने सपनों की ज़िंदगी जी रही हूँ और मैं ये डिज़र्व करती थी। मैं यही सपना देखती थी और मैं वही कर रही हूँ। और आप खुश हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं सोचा था कि आज मैं आपसे एक और जो मैं जब लिख रहा था कि क्या खुश हैं क्या दिया नहीं, तो मैं सोचा था ये पूछूंगा, और आप मैं भूल चुका था, हाँ, और जब आपने कहा तो मुझे याद हुआ। तो आज जैसे एक लव मैरिज होता है, एक मतलब अरेंज मैरिज, तो आप लव मैरिज को कैसे देखते हैं आज के समय मैं ना दोनों में से किसी को भी विश्वास नहीं करती हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो। मेरे को लगता है लव मैरिज, बिकॉज मैं थोड़ा जैसी दिखती हूँ ऐसी हूँ। में? मतलब मैं थोड़ा संस्कारी हूँ, से यहाँ से शायद आउटफिट से लगता है, मैं आउटफिट वैसा पहनना पड़ता है हमें वो। तो मैं बैलेंस में विश्वास करती हूँ, यही मेरा पॉइंट है। मैं बैलेंस में विश्वास करती हूँ। अंधा प्यार करके शादी कर लेना, मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ कि तुम बस प्यार में पड़ गए। बिकॉज क्या होता है ना यार, जब आप प्यार में रहते हो, आप इमोशन में रहते हो, और सिर्फ इमोशन के डिसीजन जो होता है ना वो सही नहीं होता है। वो आगे कहीं ना कहीं जाके जब वो इमोशन नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है वो हर वक्त स्टेबल नहीं रहेगा। अभी आपका इमोशन हाई पॉइंट पे है, एक जगह पे जाके रियलिटी आपको हिट करेंगे, तब आपको लगेगा कि ओ शिट मैंने ये किया, है ना। और एट द सेम टाइम मैं बिल्कुल दिमागी डिसीजन को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि अरेंज मैरिज जिस हिसाब से मैंने देखा है अपने गाँव में, अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज में, मैंने जब देखा है कि सोचा जाता है लड़कियों को बिठा के ऐसा, ये लड़का सही है, ये इसका पास इतना होता है, ये हुआ, वो बहुत ही टेक्निकल हो जाता है, वो बहुत टेक्निकल हो जाता है। उसमें आगे जाके ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे
पिछले वाले में प्यार है, प्यार चला गया तो क्या रहा। इसमें नाम जॉर्ज या तो पैसा देखा गया, ये सब देख के दिया, पैसा चला गया तो फिर क्या, फिर क्या। उसी की वजह से अगर रिलेशन टिके हुए हैं तो फिर मतलब प्यार होगा ही नहीं तुम्हें। मतलब आई बिलीव इन कंपैटिबिलिटी। वो तुम अरेंज मैरिज से लाओ या लव मैरिज से लाओ, या तो तुम बैलेंस करके। जनरली जो मैं बिलीव करती हूँ कि तुम अरेंज करवाओ, घर वालों या दोस्त अरेंज करवाओ, बट उन दोनों में एक स्पेस या एक टाइम देना चाहिए कि वो एक दूसरे को समझे, और एटलीस्ट ये समझे कि एक दोनों के लिए सही है। अगर वो लगे उनके बाद फाइनल डिसीजन उनका होना चाहिए कि वो मतलब बाय फोर्स नहीं होना चाहिए। बाई फोर्स नहीं होना चाहिए। या यार फोर्स तो दूर की बात है, यहाँ हमारे गांव में या ऐसे गांव में तो पूछा भी नहीं जाता, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ गलत है। हाँ शायद उस वक्त उस लड़की को भी लगता है हाँ नहीं ठीक है कोई बात नहीं, बट क्या होता है आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम हो गया फिर वो लड़की को बोलेगी ना मेरे से पूछा क्यों नहीं। तो वही बात है, बैलेंस होना चाहिए मेरे लिए। अच्छा, एक तो जब मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, अच्छा तो मैंने देखा कि आपको जो जो टॉक में बुलाया गया, जो स्टॉक में आपको जो बुलाया गया था, तो आपका अनुभव कैसा था? जोश टॉक यार ऑनेस्टली बताऊँ ये एक दूसरा मतलब एक ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए। जोश टॉक जब मुझे बुलाया गया था तब मुझे हिंदी आती थी, इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो मेरे को उसमें हिंदी में बोलना था। और क्या होता है ना, मैं मुंबई में गई, मेरे को पूरा, मैं सिर्फ बंगाली में बात करती थी। वहाँ पे जाके मेरे को लगा हाँ हिंदी सीखना है, और मैं जाके ही ना जब मेरे को आर्टिस्ट्री का जॉब जो मुझे मिला, मैं इंटरनेशनल मॉडल्स के साथ थी, जिसके लिए मुझे इंग्लिश में ज़्यादा बात करना होता था। तो मुझे मतलब लिटरली मैं इतना अपने आप को ट्रेन किया कि हम अगर बंगाली में सोच के अगर इंग्लिश बोलने जाऊँ तो क्या होता है ट्रांसलेट करके फिर बोलना होता है, जिसमें हम अटकते हैं। तो मैंने अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन किया कि तुम्हें इंग्लिश में ही सोचना है। इतना ट्रेन वेन करने के बाद जब मैं जोश टॉक में गई, अब देखा यार अब तो यहाँ पे हिंदी में बोलना है, अब मैं इंग्लिश में सोचती हूँ, अभी मुझे उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलना है। तो मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया, स्क्रिप्ट जैसे लिखा, मैं बहुत अच्छे से शुद्ध हिंदी में लिख के गई। लिख के गई, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आपने जो तैयार करके आए वो बोला, तो मैंने जो भी तैयार करके गई वो बोल दिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आपका हो गया ना, अभी एक काम करते हैं अभी थोड़ा बैठ के बातें करें। एंड देन उनका चालू हुआ कि आप हमें रॉ चीज़ें दी। फिर उन्होंने जब नॉर्मली जैसे हम बैठ के बात करें, बैठी नहीं थी मैं पे खड़ी थी, बट ऐसे बस कन्वर्जेशन हो रहा है, वो पूछ रहे सवाल, मैं ऐसे नेचुरली दे रही। और जब मैंने फाइनल वीडियो देखा मैंने देखा यार मैंने जो तैयार करके बोली थी वो तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब रॉ जो नेचुरली जो आया था वो सब। और हाँ एक्सपीरियंस जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑफकोर्स जोश टॉक एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे एक चांस मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। और हाँ मुझे लगा कि यार ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत कम है आजकल के, अभी मतलब अभी इंटरनेट के ज़माने में भी ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम यूट्यूब है, बट ऐसे प्लेटफॉर्म जो पहले से रिनाउंड है और जो आपकी बात बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये ना कि सिर्फ आपके अंदर की जो भावना है उनको बाहर लाते हैं, बट साथ साथ एक बोल सकते हो इंसानों को साथ में लाते हैं। नो इट मेक्स अस टुगेदर, एक जो बिछड़े हुए लोग हैं उनसे भी क्योंकि मिलाने का। क्योंकि हम जब भी कुछ भी स्क्रॉल करें या कहीं पे भी देखते हैं हम रिलेटेबिलिटी देखते हैं, तो हम कहाँ रिलेट करें। शायद मेरे जैसे और भी 1000 लोग होंगे जो मुझसे रिलेट कर पाएंगे, और वो कहीं ना कहीं शायद उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे होंगे। तो ये सिर्फ मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, उन लोगों के लिए भी बड़ी बात थी जिनको हेल्प। तो ये तो जो सफर था यहाँ तक है, लेकिन जैसे आप अभी मुंबई से यहाँ आए हैं वेस्ट बंगाल, सॉरी नॉर्थ बंगाल, तो आप यहाँ एक फिल्म के लिए आए, और उस फिल्म का भी आदिवासी फिल्म है। तो इस फिल्म में आप एज ए प्रोड्यूसर, तो आपने क्या सोच के नागपुरी फिल्म की तरफ रुख किया एज ए प्रोड्यूसर? देखो पूरी स्टोरी में पता ही चल गया है कि लैंग्वेज मेरे लिए कभी बैरियर था ही नहीं, और ना मैं लैंग्वेज को प्रायोरिटी मतलब सिर्फ भाषा प्रायोरिटाइज करके मैं चीज़ों को सोचती हूँ। मैं वो भाषा लैंग्वेज रीजन से बाहर। बट जब पंडिता ने जब मेरे को इसकी स्टोरी सुनाई ना, स्टोरी में इतना दम था। मैं स्टोरी सुन के बोले नहीं यार ये तो करना चाहिए, ये तो होना चाहिए, बिकॉज
इस वक्त समाज में इसी की ज़रूरत है। समाज को पता होना चाहिए कि लड़कियां कम नहीं है, लड़कियों में दम नहीं है, ये बात सच नहीं है। लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये होना ज़रूरी है। और मैं अपने आप को फेमिनिस्ट तो नहीं कहती हूँ, बट और मैं फेमिनिज्म में बिलीव करती भी हूँ, नहीं भी करती हूँ, बट मैं ज़्यादातर ह्यूमैनिज्म में बिलीव करती हूँ, बिकॉज मैं ह्यूमैनिटी में बिलीव करती हूँ। जिसमें मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक लड़का और एक लड़की इक्वल है। इक्वल एज इन, अगर एक लड़का 200 केजी आ सकता है जिम में जाके, लड़की भी वो कर सकती है। मैं ये नहीं कहती, कभी भी नहीं कहती। ऑफ कोर्स नेचर ने हमें अलग बनाया है, और हम अलग ही हैं, हम इक्वल नहीं हैं। बट मैं बात करती हूँ लड़कियों इक्वल अपॉर्चुनिटीज कि अगर एक लड़का है, अगर उसको सही अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और समाज उनको क्वेश्चन नहीं कर रहे है, अगर तुम अपना जॉब ठीक से कर रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, तुम वॉट एवर आपका उम्र है होंगे, आप आज मेरे बाजू में बैठ के इंटरव्यू ले लो, आपको कोई समाज की कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे। अभी सोचो, अगर एक लड़की बच्चा पैदा करने के बाद बच्चा को घर पे रख के अगर आके यहाँ पे बात करेंगे, 10 लोग 10 सवाल उठाएंगे, अच्छा ये लड़की, और सोचो एक लड़का के साथ बैठ बैठ के, और ये तो ये कर दे, ओ माय गॉड, ये तुम कैसे कर सकते हो। और अगर सोचो कोई लड़की बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई, अरे तुम तो कुछ गलत तरीके आजमा के ही गए होंगे। तो ये जो जजमेंट्स होता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर उस लड़के के पास, अगर एक लड़का के पास भी एबिलिटी है, उस लड़के के पास भी एबिलिटी है, अगर वो लड़का क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उस लड़की को भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो होना चाहिए। और बात यहाँ पे चॉइसेस की आती है। अभी मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे एक्टर करना है, मुझे नहीं करनी है अभी शादी, मुझे नहीं करना है अभी बच्चा, तो मैं, अगर एक लड़का चूज करे तो वो सही है, और अगर मैं चूज कर लूँ तो वो गलत है। ये नहीं होना चाहिए। तो वही इस फिल्म में ही ऐसा ही कुछ दिखाया गया है कि बहुत डीप जो समाज में लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा है, वो गलतियों को रोकने के लिए माया एक नाम की एक कैरेक्टर जो है, वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो उस शक्ति का प्रतीक है, वो जो नारी शक्ति का प्रतीक है। वैसे अभी नवरात्रि भी चल रही है, वो देवी का प्रतीक है, बोल सकते हो, जो धरती में आते हैं। काल नाम का एक राक्षस का वध है। और ऑफ कोर्स अभी का फिलहाल का जो परिस्थिति है, बंगाल में बोलो, इवन महाराष्ट्र में, मुंबई में भी, बंगाल में जब जो रेप केस आए हैं, उसके बाद आई थिंक उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन मुंबई में बदलापुर में और रेप केस आया था। ऑनेस्टली मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख होता है यार। ये 2024 है, अभी अभी भी इस जमाने में भी अगर ऐसी मानसिकता लेके आप बैठे हो, कैसे चलेगा यार। मतलब ये अभी हाई टाइम है, ये बदलना बहुत जरूरी है। और अभी देखो, हम पॉलिटिशियंस नहीं है, हम फोर्स में नहीं है, हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हम जो कर सकते हैं हमारे कला के थ्रू, वही करके हम समाज को सचेत कर सकते हैं, समाज को संदेश पहुंचा सकते हैं, और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस फिल्म में भी हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरी है समाज की सोच बदलना। कुछ कुछ असुर या राक्षस जैसे सोच वाले लोगों को विनाश करना भी ज़रूरी होता है। और वो विनाश अगर अगर पुरुषों से नहीं हो रहा है, तो नारी शक्ति, जैसे हम जब स्वर्ग में राक्षस दमन करते हैं, देवताओं से नहीं काम चल रहा था, कभी माताओं का शरण में आना पड़ता है। तो वैसे ही माया के ये सारे राक्षसों का वध करते हैं। तो यही है संदेश। आई होप कि सबको अच्छा लगे। और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये एकदम सही टाइम है इस टॉपिक के लिए, और इसीलिए मैंने हाँ बोला था कि नहीं, बंटिना को मैंने यही बोला कि सर ये तो अभी करना ही चाहिए, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और मेरे को इतना अच्छा लगा स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ के, तो मैंने हाँ बोला। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे अभी नवरात्रा चल रहा है, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोग हैं जो माता रानी को सजा रहे हैं। उनके लिए मतलब जो श्रद्धा का भाव अभी फूट फूट के दबा रहा है भरा हुआ है। लेकिन ये 9 दिन के बाद ऐसा क्या हो जाता है लोगों में कि ये घिनौनी हरकत करने को मजबूर हो जाते हैं। और क्या ऐसा जब होता है तो कैसा लगता है इस देश के प्रति, मतलब जो होता है ना,
अटूट विश्वास है कि हम भारत जैसे देश में, खैर हम लोग कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं जिससे राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ तो काम ही है हर चीजों को राजनीति की तरह देखने का। लेकिन आपको कैसा लगता है, आपका मतलब जो दिल है कितना आहत होता मैं सच बताऊं तो कितना आहत होते हैं ये तो मैं बता के नहीं बोल सकती, मेरा खून खौलता है। मैंने खुद अपने हाथों से एक दो बार लड़कों को पीटा है और मैं नहीं देख सकती हूँ। सच बताऊं, मैं एक सात्विक इंसान हूं। मैं बहुत ऐसे कोशिश करती हूँ सात्विक चीजें करने की, ना ना कि सिर्फ खाने पीने में, बट सात्विक भावनाओं के साथ रहने का कोशिश करती हूँ। बहुत शांत रहती हूँ, कुछ भी परिस्थिति दे दो मैं शांत रहने की कोशिश कोशिश करती हूँ। वो एक जगह होता है जब मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, फिर मेरी काली माता जाग उठती है। और मुझे बुरा इस बात का लगता है यार, कि हम भारत जैसे देश में हैं जहाँ पे नारी शक्ति का इतना मतलब इतना महत्व दिया जाता है। नारी शक्ति को आप काली माता को देखोगे, है। काली माता को देखोगे जो उलंग है, उलंग काली माता को देख के आपको सेक्स अपील तो नहीं आता है। फिर आप एक लड़की का शॉर्ट ड्रेस देख के कमेंट करके आप बोलते हैं अच्छा इसने शॉर्ट ड्रेस पहन लिया तो इसको तो मतलब उनको लगता है कि हाँ मतलब अब वो आपको वेलकम करे। वो भी छोड़ो, आजकल तो बुरखा में भी लोगों में, तब क्या बोलो कि शॉर्ट ड्रेस, ये रीजन छोटी सी बच्ची का रेप वो हो यही जाता है। बात है। तो मुझे यही लगता है कि यार पॉलिटिक्स बोलो, शॉर्ट ड्रेस बोलो, ये रीजन वो रीजन, कुछ रीजन नहीं है। रीजन ये है मानसिकता। यार मानसिकता से ही सब कुछ होता है। बिकॉज पॉलिटिक्स का भी जो भी सिचुएशंस होता है वो भी दूसरे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। उसका नहीं है, उसका जरूरी नहीं है कि उसमें रेप करना जरूरी है, वो नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि वो मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगा ना तब तक कुछ कुछ चेंज नहीं होगा। और उस वही प्रयास है हमारा, जैसे मैं भी कि वही कोशिश कर जैसे कि जब भी कोई राज्य में रेप होता है, ये सवाल मेरे अंदर वैसा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे भी कोई राज्य में, जैसे अगर बड़े बड़े पार्टी हैं, पक्ष है विपक्ष है, अगर विपक्ष के किसी कारण या किसी कार्यकर्ता के द्वारा अगर रेप होते हैं तो जो विपक्ष के लोग वो उसका मतलब विरोध करते हैं, और वही जो विपक्ष के किसी राज्य में अगर सत्ता है वहां अगर होता है तो पक्ष उसका विरोध करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि दोनों मिलके इसका जो भी समाधान है उस पर पहल किया जाए, ना कि एक दूसरे को मतलब मतलब क्या बोलते हैं गिराने में या विरोध प्रदर्शन करने में। दोनों को बैठ के अगर इस पे हम लोग सोचे, अगर जितने भी पार्टियां हैं चाहे जो भी हैं, अगर एक साथ इस विषय के बारे में सोचा जाए तो क्या इसका हल हो सकता है या नहीं। मुझे इसमें ये लगता है कि जब इंसान उनके पावर मतलब क्षमता और पैसा, ये दोनों चीज को थोड़ा साइड में रख के इंसानियत के तौर पे सोचेंगे ना, तब वो सब चीजें नहीं आए। तो मुझे वही लगता है कि उनका ये दोनों चीजें आता है ना बीच में, पैसा और पावर। जब पैसा और पावर आ जाता है, अगर तुम इन दोनों से थोड़ा लालच हटा के अगर इंसानियत के तौर पे देखोगे तो हम सब सेम है। उसकी बेटी के साथ रेप हुआ है, मेरे मतलब मेरी बेटी के साथ भी रेप हुआ है, वही हुआ ना, उसकी बेटी मेरी बेटी। तो जब हम इंसानियत के तौर पे सोचने लगेंगे ना, तब जाके वो चीज हो सकता है कि सब साथ मिलके आएंगे। और क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, लोग कोई भी मतलब वो बोलता है ना कद्दू कटेगा तो सब्जी कटेगा, तो वैसे और कोई भी मौका मिल रहा है ना अपना जिधर भी जाके अगर थोड़ा दादागिरी दिखा के अगर हमारा कुछ फायदा हो रहा है, वो लोग सब हर जगह पे जाके अपना फायदा लेते रहते हैं। कुछ इंसिडेंट हो गया, उसमें जाके वो अपना फायदा दे, ये नहीं समझ रहे कि यार थोड़ा ये पैसा पावर और अपना फायदा को छोड़ के इंसानियत से तौर से सोचे कि ये आज उसकी बेटी के साथ हुआ है, कल मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है। तब क्या बोलोगे आप? तो मुझे लगता है वही चीज की इंसानियत की कमी हो गई है दुनिया में, इंसान के बीच में से इंसानियत कमी हो गई मतलब माहौल अच्छा रहेगा तब तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि कल हमारे साथ भी वो घटना ना हो। है। ये बात तो आने वाले वक्त में ऐसा करते हैं थोड़ा सा, आने वाले वक्त में आप नागपुरी फिल्म या बंगाली फिल्म का जो मतलब कारोबार है उसको कैसे देखते हैं, या कहा जाए कि आने वाले वक्त में, जैसे बहुत सुने होंगे आपकी नागपुरी फिल्म बहुत अभी स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल के पीरियड से अभी
या दौर से गुजर रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप यहाँ, हम मुझे लगता है कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह रहे हैं और इस फिल्म को पूरी तरह से अपने आंखों के सामने आप देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में नागपुरी का जो भविष्य है वो कैसा हो सकता देखो, मुझे तो यही लगता है कि इंडिया एज अ कंट्री टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे अंदर कला की कमी नहीं है। दूसरे हॉलीवुड हमारे कॉन्सेप्ट को चुराते हैं, कॉपी करते हैं, और कभी कभी हम वो सेम कॉन्सेप्ट को अच्छे से आउटपुट देने में फेल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है यार, सिर्फ नागपुर ही नहीं, हर कोई रीजनल फिल्म का अभी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है। बॉलीवुड कहीं ना कहीं थोड़ा मोनोटोनस हो गया है, बॉलीवुड कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसे सेम सेम लग रहा है। बॉलीवुड में भी कुछ नया आना चाहिए। मैं होप कर रही हूँ कि नेक्स्ट फिल्म थोड़ा मेरे को याद भी नहीं है कि नेक्स्ट पहले, इससे पहले कौन सी फिल्म मैंने हॉल में जाके देखी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि बिकॉज मैं ना बहुत चूजी हूँ, मतलब हॉल में जाके देखूँ तो मुझे टाइम देना पड़ेगा, ये वो, तो आज लाइक मैं बहुत अच्छे से देख के रिव्यू पढ़ के दोस्तों से पूछ के फिर मैं जाती हूँ। तो वही आई होप कि कोई अच्छी मूवी आए बॉलीवुड में। बट मुझे लगता है कि रीजनल फिल्म में अभी सच में बहुत अच्छी फ्यूचर है। बिकॉज क्या होता है ना, इससे पहले छोटे छोटे रीजन से ना वो टैलेंट उभर के नहीं आ सकते थे। बट अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनको पुश या थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएंगे ना, टैलेंट्स तो बहुत है यार। मैं यहाँ पे आके, जब मैं सेट पे थी, मैं लिटरली सरप्राइज हो गई थी। बंटी दा एज अ डायरेक्टर ही इज अमेजिंग। ईच एंड एवरी आर्टिस्ट वो जिस जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे, मेरे को लिटरली लग रहा था कि कितना प्रोफेशनलिज्म है। जबकि उन्होंने शायद उनमें से बहुत सारे लोग थे जो इससे पहले प्रोफेशनल मूवी सेट्स देखा भी नहीं, बट फिर भी वो कितना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। बिकॉज क्या होता है ना, हम छोटे जगह से जब आते हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी एक हम्बलनेस आते हैं। हम अहंकार नहीं करते, अरे हमें ये नहीं करने, मतलब सब लोग मिल के कैसे काम होता है, वो चीज़ मेरे को देखने को मिल रहा है, मिल रहा है। और अभी जैसे जो मंटीना ने जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मतलब आने वाले हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत हिट कॉन्सेप्ट है। ये जरूरी है, समाज को चाहिए ये सब। और हम जो बना रहे हैं, ये तो इसमें सब कुछ है। मैं आज ही आने से पहले वो क्लिप्स देख रही थी, मैंने देखा यार इसमें सब कुछ है, फाइट्स है, रोमांस है, कॉमेडी है, सब कुछ है। तो this is something like very unique and very you know you can say on market demand। मतलब लोगों को अच्छा लगने वाला है, एक पैकेज, फुल पैकेज। फुल पैकेज चाहिए, लोगों को मजा भी आना चाहिए यार। कोई एक तो तुम इतना मेहनत से काम करके बना रहे हो चीज, और कोई इंसान पैसा दे के हॉल में जाके देख रहा है, उनको मजा आना चाहिए। तो अगर इस तरीके से काम चलेगा, इस तरीके से लोग फिल्म बनाएंगे, और इतने इतने आर्टिस्टिक वे में विजन करेंगे, व्हाई नॉट। मुझे लगता है कि अगर ऐसा काम होगा तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत आगे जाने वाला है। मैं चाहती हूँ बॉलीवुड का भी कोई टक्कर आए। क्यों नहीं। तो आने वाले वक्त में हम आपको नागपुरी की मूवी देख पाएंगे? मैं तो करने के लिए, मतलब आप बुला लो, मैं कर लूंगी। मैंने क्या बोला, मेरे को, मैं कितने भाषा सीख लिया अभी, नागपुरी भी सीख लूंगी, उसमें क्या। हम लोग सिखा देंगे। ऑफ कोर्स मेरे को बहुत मुझे बंगाली नहीं आती, वो आप सिखा देना। जरूर जरूर से। मैं तो एक्चुअली मैंने इतने भाषा प्रैक्टिस कर करके अभी मैं बंगाली थोड़ा भूलने लग गई हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी मैं जब घर पे पापा के साथ बात करती हूँ, बात करते करते सडनली इंग्लिश या हिंदी आता है, ओ सॉरी, मैं पापा के साथ बात कर रही हूँ, अभी क्यों मैं हिंदी में बोल, ऐसा होता है। तो हम लोग एक बार और आपके साथ बैठेंगे, जरूर जरूर। क्योंकि जब आपका 18 साल का जो जर्नी होगा, तो उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। और इतने लोग कहा गया ना, एक पूरी जिंदगी को सिर्फ एक छोटी सी किताब में हम समेट नहीं सकते। तो ये बात ठीक है, तो ये हमारा एक सिर्फ एक पन्ना था, और इसी के साथ आज हम विदा भी लेंगे। और हमारे दर्शकों को आप अगर, जो नागपुरी भाषा में हम लोग जोहार करते हैं, जैसे नमस्ते आप लोग जोहार होते हैं, तो हम वो करेंगे, लेकिन वो लास्ट में करेंगे। लेकिन बस उससे पहले मैं अपनी बुक का भी प्रमोशन कर लेती हूँ। जैसे आपने बुक की जब बात किया कि छोटी सी किताब में सब नहीं होता, हाँ, एक किताब में तो सब होता नहीं है, सब आता नहीं है। बट मेरी
मेरा एक बुक रिलीज होने वाला है बहुत जल्दी, मेरे बारे में ही है। मैं खुद लिख रही हूँ और एक को राइटर है मैं ऐसा हूँ। तो वो आएगा, नेम इज द क्राउन ईगल, द क्राउन ईगल। तो आप लोग आप प्लीज़ पढ़ना वो, तो आई थिंक आपको अच्छा लगे। और मैंने उसमें अपने जर्नी के बारे में और मेरी सीख के बारे में मोस्टली मैंने उसी पे फोकस किया कि मैंने क्या क्या सीखा। और उसमें मैंने ये फिल्टर नहीं किया कि सिर्फ सक्सेस नहीं, मैंने डाउनफॉल और सक्सेस दोनों दिया है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस से ज़्यादा फेलियर से सीखते हैं। तो मैंने वही कोशिश किया कि मेरे जितने सारे फेलियर्स और सक्सेस दोनों हैं, सब कुछ डाल के लोगों को हेल्प हो ऐसा कुछ बनाने की कोशिश किया। तो आई होप दिवाली में मैं रिलीज कर पाऊँ वो बुक, आप लोग देखना पढ़ना। आई होप आपको हेल्प हो। धन्यवाद। तो इसी के साथ आप हमारे समकालीन दस्तक से जुड़े रहे, हम नए नए मेहमान आपके बीच लाते रहेंगे और साथ ही साथ उनके जीवन के बारे में, उनके दिल के जो वक्तव्य है या कहा जाए मंतव्य है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। और हमारे साथ जुड़े थे आज आरसी घोष, एक बहुत बड़े नाम है और कहा जाए बहुत सरल है। जब मैं इनसे मिला था तो एकदम सरल प्रतिभा के व्यक्ति हैं और बहुत धनी हैं आप, बहुत सरल भी हैं। यहाँ से मैं दिल से मतलब एक लगा ही नहीं था जो इंसान बड़े बड़े स्टारों के साथ काम करके आ चुके हैं, उनका मतलब जो एटीट्यूड होता है ना वो एक अलग होता है। लेकिन मैं आपके साथ बैठ पा रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं ही नहीं, एक नॉर्मल इंसान, जो आपने कहा ना फिल्म के सेट में सारे लोग थे, सारे लोगों को पता भी नहीं था कि आप आरसी घोष। ये सबसे बड़ी खासियत होती है। और इसी के साथ हम लेते हैं विदा, और आप हमेशा समकालीन दोस्तों को प्यार देते रहे। इसी के साथ जोहार, जय झारखंड। जोहार, जय झारखंड। काफी है इतना।